हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्या गैस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 की। अभी हम हाल में ही हमारा एग्ज़ाम 16 अगस्त तक भरा गया है सेमेस्टर 2 का। हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हमारा सेमेस्टर 2 का होने वाला है। तो गाइस, इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कौन सा, अर्थव्यवस्था की सब्जेक्ट को हम डील करेंगे। जितने भी हमारे विद्या गैस पेपर में दिए हुए प्रश्न रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, VVI क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। और डील करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको हर एक वीडियो में हम बताएंगे कि पूरी तरह से आप एग्ज़ाम में किस तरह से आप सब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख सकते हैं आसानी से। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स फॉर यू में। तो गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप विद्या गैस पढ़ रहे होंगे। हमारे स्क्रीन पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम आपके नज़दीक में है, आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सारे हमारे एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरे हुए हैं फिलहाल में ही। उनके बाद नोटिस भी आया कि अगस्त के लास्ट तक हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ठीक है गाइस, एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो उससे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास एक आता है विद्या गैस की ऑप्शन। विद्या गैस में पूरी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है। अगर आप उस सारे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, आप याद कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में 90% मार्क्स उठा सकते हैं। 90% मार्क्स आप उठा सकते हैं गाइस। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको कि हम सारे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जितने भी सेमेस्टर 2 में विद्या गैस में दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके हम सारे को डील करेंगे, ठीक है ना गाइस। और उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, उसको हम आपको पूरी तरफ से कॉन्सेप्ट से बताएंगे और उसको किस तरह आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो गाइस, आप बात करते हैं कि हम सर ये वीडियो किसके लिए है। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था किसके लिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिनका है, जो भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिए हैं, जिनका मेजर में इकोनॉमिक्स होगा, जिनका भी इकोनॉमिक्स होगा, वो उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए, आइए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं और उनकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे वीडियो पे बने रहें ताकि आप पूरी तरह से जो भी क्वेश्चन को आप समझें, उसको पूरी तरह की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझकर आप दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न कितना नंबर है, ये हमारा 1 है। क्या बोलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की ध्यान में रखते हुए अल्प विकसित देशों की प्रधान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि आप भारतीय इकोनॉमिक्स जो हमारा है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अल्प विकसित मतलब जो विकसित हुए देश नहीं हैं, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनकी प्रधान विशेषताओं का वर्णन करें। उसमें क्या क्या कमियां रह गई है, उस विशेषताओं का हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। आप देख रहे हैं, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब है कि भारत को लेते हुए हमको समझाना है कि अल्प विकसित देश की विशेषताएं क्या क्या होते हैं। तो चलिए, हम क्वेश्चन का उत्तर देखते क्या है। तो गाइस, आप देखिए, कहने उत्तर में क्या आपको लिखना है, आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम बताएंगे कि लिखना कैसे है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम बात करते हैं अल्प विकसित देश में, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, तो भारत के भी एक भूमिका है। ये भी, इनकी भी कुछ विशेषताएं रही है अल्प विकसित में। तो क्या रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना होगा, कृषि पर अत्यधिक निर्भर। क्या, कृषि पे,
क्या पे? कृषि पे। कृषि का कहने का मतलब है कि आप जो खेती करते हैं, किसान हैं, तो उस पर अत्यधिक निर्भर आज के डेट में क्या होते हैं कि आज के डेट पहले क्या होते थे, जब हमारा देश विकसित नहीं था तो कृषि पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। तो वही कहा गया है कि अधिकांश अल्प विकसित देश प्रधानता कृषि पर निर्भर रहे हैं। जितने भी अधिकांश हमारे अल्प विकसित है, जो विकसित नहीं हुए हैं देश, वो किस पे निर्भर थे? कृषि पे। किस पे थे? कृषि पे। अब क्या बोलते हैं, उनकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग। अब बात करते हैं जो अल्प विकसित है उसकी जनसंख्या को अगर हम लेते हैं तो एक बहुत बड़ा भाग, अगर हम बात करते हैं 70% से 80% तक कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में संलग्न रहते थे। मतलब कहने के मतलब है कि 70 से लेकर 80% तक लोग कृषि के कार्यों में बिजी रहते थे, कृषि को ही सब कुछ मानते थे। ठीक है ना गाइज। उसके बाद बोलते हैं अद्यपि ये कृषि प्रधान देश होते थे। अगर और क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश, जहाँ पे कृषि मतलब खेती जहाँ ज़्यादा किया जाता था, उस देश को हम लोग भारत को भी नाम से मतलब कि कृषि प्रधान देश होते हैं। जहाँ पे अधिक खेती होते हैं वहाँ पे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तथापि यहाँ कृषि बहुत पिछड़ी दशा में रहती है। जिस देश में अगर हम बात करते हैं, भारत हो और भी अगर हम देश की बात करते हैं, जहाँ पे अगर कृषि पे निर्भर रहे तो वह देश बहुत पिछड़ा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कृषि से ज़्यादा इनकम हमारे नहीं होती है, जिनके कारण क्या हो पाता है, हम पिछड़ हो जाते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। अब क्या बोलता है, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। मतलब कहा जाए तो भारत हमारा क्या, एक कृषि देश है। यहाँ की 70% कितना, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितना? 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और क्या बोलते हैं, कृषि पर यह अत्यधिक निर्भर वस्तुतः हमारी असंतुलित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। अब कृषि पर अगर हम अधिक निर्भर हैं तो आप सीधा समझ सकते हैं कि हम असंतुलित अर्थव्यवस्था की परिचय करेंगे। क्योंकि कृषि में क्या होता है कि हमारे ज़्यादा इनकम नहीं होने के कारण हम असंतुलित हो जाते हैं, और जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था है उससे हम परिचयक हो जाते हैं। कृषि की प्रधानता के कारण राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में प्राप्त होता है। क्या बोलता है, कृषि प्रधान देश के कारण, अगर आप कृषि देश प्रधान हैं, जिनके कारण आपकी आय में बहुत बड़ा भाग क्या होगा, कृषि से संबंधित होगा। अगर आप कृषि प्रधान देश है तो सीधा सी बात होती है कि आप एक कृषि क्षेत्र प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण को लेते हैं तो 1970 से 1970 से 71 के कीमतों के आधार पर अगर हम उनकी कीमत पे चलते हैं तो क्या बोलता, 1982-1983 में देश की कुल राष्ट्रीय आय, जो हमारे राष्ट्रीय आय होते हैं, उस कृषि का योगदान कितना रहा, 39.5% था। अब क्या बोलता है, कितना था। अब हम कृषि की अगर बात हम करते हैं तो हमारा कितना इनकम था उसमें, 39.5%। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट में आपको क्या लिखना है, पूंजी का अभाव। किसका? पूंजी का अभाव। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया, पूंजी के अभाव, मतलब कि आपके पास पैसों की कमी। तो चलिए पैसों की कमी से कैसे, अल्प विकसित देशों के अंतर्गत आर्थिक विकास के अवरुद्ध होने का एक मुख्य कारण पूंजी का अभाव होता है।
अब अल्प विकसित में हम बात कर रहे हैं, अल्प विकसित देशों की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, क्यों अल्प विकसित होता है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं। तो उनका भी एक कारण है पूंजी से, पैसे से। ऐसे देश पूंजी की दृष्टि से निर्धन देश कहे जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप निर्धन देश कहे जाते हैं। उन देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम होती है। जो देश अल्प विकसित होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम। ठीक है ना गाइस। फिर क्या बोलता है, अब बोलता है जिसका अधिकांश भाग उपभोग में व्यक्त होता है। मतलब कि आप अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो आप 9 रुपये खाने में उड़ा दे रहे हैं, उससे बहुत कम बचत होती है। अगर आप 10 कमा रहे हैं तो 9 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो आपके पास 1 रुपया बच रहा है। ठीक है ना। तो इसके कारण आप क्या हो जाते हैं, बहुत अल्प विकसित में गिनाने लगते हैं। बचत कम होने से पूंजी का निर्माण भी कम होता है। अगर आप अभी बात किया जाए कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं और 9 रुपये खाने में उड़ा दे रहे हैं, घर चलाने में उड़ा दे रहे हैं, तो आपके पास पूंजी राशि कितना बच रहा है, मात्र 1 रुपया। तो आपके पास जो पूंजी निर्माण होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो सीधा सी बात है। हाँ, अब हम बात करते हैं भारत में पूंजी का अभाव है। अब अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पूंजी का बहुत बड़ी अभाव है। भारत में पूंजी निर्माण की प्रचलित दर का कम है। अब क्या बोलते हैं, पूंजी का निर्माण बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए अगर लेते हैं, जहां 1981 से 1982 में भारत की पूंजी निर्माण की दर 21 थी। 1976 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 30, 24 और 23 थी और हमारा कितना था, 21 था। ठीक है, इतना हमारा ये क्या हो गया, पूंजी का अभाव। तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, जनधकीय की स्थिति तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, जनधकीय स्थिति। अधिकतर अल्प विकसित देशों के जनधकीय की समस्या पाई जाती है। इन देशों के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होती है तथा जीवन की औसत आयु बहुत कम होती है। जीवन धैर्य की स्थिति मतलब कहने का, आप जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, आपकी जो संख्या है कम हो रही है, बढ़ हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी अंतर होती है। जन्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी मृत्यु की दर बहुत अधिक हो जाती है, जिनके कारण क्या होता है, आयु बहुत कम हो जाती है। आयु की औसत जब निकाली जाती है तो हमारे कम हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भारत में ये सभी बातें विशेष रूप से पाई जाती है। यहाँ वास्तुतः जनसंख्या विस्फोट का भय है। जनसंख्या की वृद्धि से भारत की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष आदि समस्या प्रचुर मात्रा में है। अब हम बात करते हैं भारत में क्या विशेष रूप से पाई जाती है सभी बातें, जैसे वास्तविक जनसंख्या को ले सकते हैं, वृद्धि हो रही है, उसकी गरीबी हो रही है। जनसंख्या जब हमारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, वृद्धि होगी। किस चीज़ में, गरीबी में, बेरोजगारी में, सामाजिक में, असंतोष में, संतुष्टि में आदि समस्या प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी। आपको अलग अलग समस्या की सामना करना पड़ेगा जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अत्यधिक मात्रा में खनन, वस्त्र, आवास, औषध, शिक्षा आदि व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर हमारी जनधकीय की स्थिति बढ़ रही है, घट रही है, तो इससे आपकी क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में
प्रभाव पड़ेगा। तो आपको प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको खनन है, वस्त्र है, आवास है, औषध है, शिक्षा है इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है। चौथा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी। चौथा पॉइंट हम हमारा क्या आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में? बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी। हम बेरोजगार हो जाते हैं और अल्प रोजगारी, हमें रोजगार नहीं मिलती है। तो बोला जाता है जो अल्प विकसित देश हुए हैं उसमें बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी एक प्रमुख विशेषताएं को रखा गया है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। जो भी हमारे जनसंख्या बढ़ रहे हैं, जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भूमि पर जनसंख्या के इस दबाव के कारण गुप्त बेरोजगारी पनपती है। इससे अब हमारा क्या हो रहा है कि जनसंख्या हमारा 9 है, अब हो गया है 15। अगर इतना बढ़ गया है हमारे, तो अब हमें क्या होगा कि कहीं पता चलेगा कि हमारे पास जॉब है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है गांव-गांव में क्या पता चलता है कि पूरे गांव बेरोजगार है, कहीं पूरे गांव बेरोजगार हैं, तो कहीं एक मोहल्ला बेरोजगार है। मतलब हर घर में आपको बेरोजगारी की दृष्टि देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे हम बोलते हैं। आगे बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की समस्या स्थिति है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगारी की समस्या बड़ी गंभीर है। जहाँ पे कृषि क्षेत्र है वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है? हमारे रोजगार। अगर यहाँ अतिरिक्त श्रम यहाँ हटा भी लिया जाए तो तकनीकी और संगठनात्मक उत्पादन पर कई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7वीं योजना के क्रम में बेरोजगारी की संख्या 92 लाख थी। ठीक है। 5वां पॉइंट में आपको क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति आपको क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की न्यूनतम और निम्न जीवन स्तर। जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, उनकी जो आय है और न्यूनतम और निम्न जीवन स्तर उनकी क्या होते हैं? अल्प विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत नीची है। इससे यहाँ सर्वव्यापी दृढ़ अखंड साम्राज्य और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने के कारण इन देशों के लोग का जीवन स्तर भी बहुत निम्न स्तर पर होता है। साथ ही इन देशों में आय का विवरण की घोर विषमता पाई जाती है। आय का वितरण की विषमत स्थिति को और भी विषम बना देती है। आगे क्या बोलता है? आगे अब क्या बोलता है? भारत के प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। भारतीय प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने के कारण कम है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका डॉलर में भारत की प्रति व्यक्ति आय जीएनपी कुल 260 डिग्री कितना है? $260 है। जबकि जापान की $10,630 है। इंग्लैंड की $8,750 है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत नीची है तथा अधिकतर लोग गरीब, अशिक्षा, भूख तथा बीमारी की दशा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं औद्योगिकरण की धीमी प्रगति। 6ठा पॉइंट हमारा क्या गया? औद्योगिकरण की धीमी प्रगति। तो गाइस अब हम बात करते हैं सभी अल्प विकसित देशों में आधुनिक ढंग से बड़े पैमाने के उद्योग का अभाव पाया जाता है। अगर ऐसे देश के अंतर्गत कुछ उद्योग धंधे भी होते हैं तो मुख्यतः उपभोग संबंधित वस्तुओं के निर्माण में भी लगे होते हैं। भारत भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र है और पाँचवर्षीय
योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक प्रगति आवश्यक हो रही है, किंतु विराट जनसंख्या, देश के विस्तार तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुए यह गति बहुत ही कम है। यहाँ विशेषकर भारत तथा आधारभूत उद्योग एक मिशन बनने वाले उद्योग का अभाव है। पूंजी का अभाव देश औद्योगिकरण में एक बड़े बाधा है। ठीक है गाइस, अब हम 7वां पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग। जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का या तो बिल्कुल उपयोग नहीं होता है अथवा अल्प मात्रा में होता है। साधारण तथा अल्प विकसित देशों के अंतर्गत भूमि, जल, खन, वन अथवा शक्ति के संसाधनों का अभाव नहीं होता है, लेकिन उनका समुचित उपयोग नहीं होता है, अर्थात संसाधनों की समृद्धता विद्यमान रहती है। ऐसे देश में प्राकृतिक संसाधन भी आमुक्त पूंजी अभाव, उत्पादन के पुराने तरीके, मंडियों का छोटा रूप इत्यादि कठिनाइयों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्ण तथा समुचित रूप से नहीं हो पाता है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका प्रयोग अभी भी पूरी तरह से नहीं किए जा रहे हैं, यही कहा गया है। आगे बोलते हैं, भारत में प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, किंतु इनका पूर्ण एक समुचित रूप में उपयोग नहीं पाया गया है। मतलब कि हमारे भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अनेक के पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ अधिकांश खनिज पदार्थ का तथा बहुत बड़ी वन संपत्ति की पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही हमारे संभवती जल शक्ति, विद्युत शक्ति का उपयोग भी 14%, कितना 14% से ज़्यादा नहीं हुआ है। इस प्रकार अभी तक हमारे प्राकृतिक संसाधन एक बड़ी मात्रा में बेकार पड़े हैं। मतलब कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया जाना चाहिए अभी तक उतना नहीं हुआ है। अभी मात्र हमारे पूरे देश में प्राकृतिक की 14% प्रयोग किया गया है। अब हम बात करें उपयुक्त सामाजिक वातावरण तथा मनोवृत्ति का अभाव। ठीक है, तो अल्प विकसित देशों का सामाजिक ढांचा भी प्राचीन भारत जो विकास के मार्ग के बाधक होता है, जाति प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रणाली के श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता को रोका है। अभी हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण। मतलब कहने का ये है कि अल्प विकसित देश सामाजिक ढांचा से प्राचीन होता है। जो हमारे अल्प विकसित देश हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक ढांचे पे आधारित होते हैं, जो विकास के मार्ग में क्या करते हैं, एक बड़ा बाधा क्लोज कर देती है रास्ता को। जाति तथा संयुक्त परिवार प्रणाली। अब बात करते हैं जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली ने श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता को किस तरह से रोका है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जाति है या संयुक्त परिवार प्रणाली को लेकर चलते हैं तो आपको किसी न किसी तरह से विकसित होने में रोकता है। प्रेरणा तथा साहस को निरुत्साहित किया है और आर्थिक पिछड़ेपन को बनाए रखा है। इन देशों की जनता रूढ़िवादी होते हैं और तथा यहाँ सामाजिक प्रथाओं पर काफ़ी अभाव होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत में जाति प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रणाली के रूप में ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भारतीय अगर हम जाति प्रथा अगर रहता है तो और संयुक्त परिवार प्रणाली को अगर हम देखा जाए तो समाज में बहुत बड़ा एक क्या करता है, अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालता है। ठीक है, जात पात
सम्मिलित कुटुंब प्रणाली तथा उत्तराधिकार के कानून के कारण क्षेत्रों में कार्य प्रेरणा तथा उद्यम और पूंजी संचय की भावना उचित नहीं हुई तथा आर्थिक क्षेत्र की ओर से ध्यान हटकर न्यायोपयुक्त क्षेत्रों की ओर रहा है। धार्मिक विकास और सामाजिक परंपराएं लोगों पर इस प्रकार हावी है कि आर्थिक कामकाज के लिए लोग का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होना पाता। यहाँ सामाजिक प्रथाओं पर पर्याप्त अवाय होता है, जिसके फलस्वरूप अधिकांश लोग श्रम के भाव से दबे हैं। 9वां पॉइंट क्या बोलता है? निर्धनता का दृश्चक्र। निर्धनता का दृश्चक्र, हमारा जो निर्धनता है, अल्प विकसित देश का प्रमुख लक्षण निर्धनता का दृश्चक्र है। गरीबी का, निर्धनता का सबसे बड़ा कारण निर्धनता ही है। निर्धनता का सबसे बड़ा क्या? गरीबी का सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है। ठीक है, एक गरीब देश के लिए गरीब है। आप ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। एक गरीब एक देश के लिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एक गरीब देश के लिए गरीब इसलिए होता क्योंकि वह गरीब है, तो देश को भी गरीब कर रहा है। वास्तविक अब विकसित देशों की वास्तविक अल्प विकसित देशों के आर्थिक परिस्थितियों का यह सही चित्र है। या जो हम बताए हैं अभी, यह एक सही परिस्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। भारत में करोड़ नर नारी गांव तथा शहरों में निर्धन की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, उनके नीचे या जीवन यापन अपना कर रहे हैं। योजना आयोग के अनुमान लगाया गया है। अगर हम बात करते योजनाओं, सरकार द्वारा योजना बनाए गए हैं और उनके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 1969 से 79 से 80 में के दशक देश में 48.44% व्यक्ति निर्धन रेखा से नीचे थे, जिनमें 50.7% ग्रामीण क्षेत्र में 88 रुपये से कम आय करने वाले व्यक्ति निर्धन की रेखा नीचे माने गए हैं। इस प्रकार देश में करोड़ों व्यक्ति निर्धन हैं। न्यूनतम अनुमान के अनुसार 1984-85 में 27.3 करोड़ व्यक्ति आर्थिक कुल जनसंख्या 36.9% निर्धनता रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, अब गाइज हम बात करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से डील कर दिया। अगर आपको किसी तरह की संकोच है तो हमारे वीडियो को रोक कर पॉज करके आप वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको इसी तरह से तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। हमारे पास कितने 9 पॉइंट हमने पढ़ा। 9 पॉइंट में अगर आप 7 पॉइंट से 8 पॉइंट भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, एग्ज़ाम में अगर आप लिख देते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको 10 नंबर का है, कितना 15-20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है। अगर 20 नंबर का है तो आपको नहीं तो 17 नंबर मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इसी तरह विद्या गैस की सारा सॉल्यूशन अगर आपको लेना है, सारा गाइड लेना है, सारा PDF लेना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।